सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज दुनिया भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। वैसे तो हम देखते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन एक तकरीबन निस्फ सदी से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती का ये दिन दुनिया मनाती हुई चली आ रही है। लेकिन अब इस दिन की अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि इजराइल ने गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी और हर रोज़ वहाँ पर एक क़यामत सुगरा बरपा होती है। पाकिस्तान दुनिया को दो टोक अंदाज में बता चुका है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर होने वाले इजरायली बर्बरियत का फिलफौर खात्मा होना चाहिए। मुतालबे की हद तक ये चीज़ सामने आई है, जबकि हम भी न्यूज़ पंच में फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और आगे भी यूँ ही करते रहेंगे। अब एक जानिब मसला फ़लस्तीन है, दूसरी जानिब तो इजराइल है। हिज़्बुल्लाह में सीज़ फायर के बाद आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं उसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर ये है कि 1 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोलियम कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने की तैयारियां करते हुए DG ऑयल और जो वजारत पेट्रोलियम को ख़त लिख दिया है, जिसमें ओगरा का तजवीज़ करदा ₹1.35 मार्जिन नाकाफ़ी करार देते हुए मार्जिन में ₹4.78 फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश भी कर दी है। सवाल हमारा ये है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होता है तो अब हम जो आने वाले दिन देख रहे हैं उसमें क्या महंगाई, ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम चीज़ें उस पर उसका असर हमें दिखाई देता है, डोमिनो इफेक्ट, तो अल्टीमेटली महंगाई भी बढ़ेगी। अब हुकूमत इस मामले को किस तरह से देखेगी, कैसे कंट्रोल करेगी, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हैं इन हाउस पैनलिस्ट में, और साथ ही साथ आज हमें खुसूसी तौर पर PJ मीर साहब ने और चौधरी अकमल साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आगाज़ करते हैं, आपके पास आऊँगी सबसे पहले अकमल साहब, ये किस तरह से देख रहे हैं ये पेट्रोलियम मसनूआत में इनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है? तो ऑब्वियसली हम वही बात करेंगे कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बार बार कह रही है कि हम राइट ट्रैक पर हैं और आने वाले दिन जो हैं वो बेहतरी होगी आवाम के लिए। पेट्रोलियम प्राइस में इजाफे का जो ज़्यादा ताल्लुक है वो इंटरनेशनल मार्केट से भी है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसी की बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ पे भी जो प्राइस है वो सेट की जाती है। थोड़ा सा मैं अगर इंटरनेशनल मार्केट का आपको बैकग्राउंड बताऊँ तो वो कुछ इस तरह है, तकरीबन जो है वो $72 पर बैरल के ऊपर जो है वो ब्रंट ऑयल जो हमारे यहाँ पे यूज़ होता है, ब्रंट ऑयल, वो उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है इस वीक के एंड तक, जो कि तकरीबन जो है वो 68 तक का लो गई है, $68 पर बैरल तक, और 76 तक का इसने हाई बनाया था। तो एज ए रिजल्ट जो एवरेज प्राइस अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो यही 73-74 के लगभग जो है वो इसकी आती है। अच्छा, फ्यूचर में भी जो इसका ट्रेंड ग्लोबली देखा जाए तो $103 मिलियन बैरल पर डे जो है वो ग्लोबल डिमांड है इस वक्त ऑयल की, और इसमें जो कमी देखी जा रही है, जो इसमें डिमांड में मजीद है, तो उसके नतीजे में ओपेक जो है वो तकरीबन 2.2 मिलियन बैरल पर डे की कमी मजीद जो है वो दिसंबर में कर सकती है। तो एज ए रिजल्ट प्राइसेस जो है मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी बाय एंड ऑफ 2024, और इवन 2025 में भी यही 72-76 मैक्सिमम जाएगी, तो 78 तक जाएगी, प्रोवाइडेड कि अगर इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको हवा नहीं मिलती, ईरान के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती, या जो है वो यूक्रेन और रशिया की वार ज़्यादा फ्यूल अप नहीं होती। उसी के इम्पैक्ट को अगर मैं लोकली देखूं तो लोकली भी जो है वो $2-4-3 का इजाफा तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं ऑयल की प्राइसेस में प्राइस हाइक जो है वो इन फ्यूचर नहीं देख रहा। तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, $2-4 की एडजस्टमेंट, आपको पता है $2-4 की आजकल हैसियत ही क्या रह गई है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन इकोनॉमी के बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लेशन के फिगर जो है वो आउट होते हुए नजर आएंगे। ठीक, इत्तिशाम साहब, जब भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं, उस पे हम देखते हैं कि यहाँ की हुकूमत उस तरह से ना तो फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल करती है, लेकिन जब बढ़ती हैं तो तब जवाज़ होता है पेश करने के लिए, जी इंटरनेशनली इसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। देखिए आमना, ये तो इस तरह हमें इसको देखना चाहिए कि अब तक हम पिछले कम से कम 8 से 1 साल के पीरियड में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है ना वो नीचे आती रही हैं, और उसकी वजूहत भी बहुत सारी थी। आप जिस तरीके से कई ममालिक ने प्रोडक्शन को
ज़्यादा कर दिया। और ख़ास तौर पे हमने देखा इस हवाले से अमेरिका और ओपेक के ममालिक, अमेरिका का इन्फ्लुएंस ओपेक के ममालिक में ख़ास तौर पे सऊदी अरब वगैरह में इतना होता है कि वो कहते हैं कि जी एक हद से ज़्यादा आप कैप ना करें और प्रोडक्शन जारी रखें ताकि कीमतें जो है ना वो किसी हद तक सही रहे। अभी दो एलिमेंट जो है ना जिसकी वजह से अब जो डर लग रहा है कि अभी जो जिस तरीके से चोई साहब भी बता रहे थे, अब मेरा अपना ख्याल है कि ये $67 पर बैरल पे रुकी नहीं थी। अब ये जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्शन आ रही हैं आमना, वो ये है कि ये आखिरी क्वार्टर जो 2024 का होगा ये $80 बैरल जो है ना इसको टच कर सकते हैं। उसका मतलब होगा हमारे लिए, ख़ास तौर पे हमारे ऐसे मुल्कों के लिए जो ना वो परेशानी की बात ज़रूर होगी। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि इंटरनेशनल प्राइसेस हमने हमेशा देखा कि अगर 10% 15% तक एक ज़माने में बढ़ी है तो हमारे यहाँ उस हवाले से कमी हुई है उसमें, तो हमारे यहाँ उस हवाले से कमी नहीं होती थी। मतलब एक जनरली हमने देखा कि 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये तक भी बढ़ाया गया पर बैरल, उसमें हमने पर लीटर, तो हमारे यहाँ हमने देखा कि 2 रुपये 2.5 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ। एक दो दफ़ा हमने देखा कि 5 रुपये और 8 रुपये भी हमें इसका फ़ायदा भी दिया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल हमारे कॉन्टेक्स्ट में आमना यह है कि ये प्रोडक्ट जो है ऑयल एंड गैस की और ये डीज़ल और गैस की, जब इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं ना तो ये बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं पूरी सोसाइटी को, ट्रांसपोर्ट सेक्शन को, और पूरी आप जिसको कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो जाती है। दुकानदार आप लेने जाएँ आप सब्ज़ी, वो भी कहता है कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई, अगरचे उसका इससे कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, लेकिन ये होता है, इसका इफेक्ट होता है। अब मेथड ऑफ द मैडनेस तो यही कहता है कि जी एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी महंगाई हम सिंगल डिजिट में ले आएँ, हम इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 17 से 15% पे ले आए, इसको मज़ीद कम करेंगे। अगर ये फिर उसी नहज पे चली जाते हैं, ये थोड़ा सा जो फ़ायदा हमें हुआ है जिसकी वजह से हम, अगरचे कोई इतना बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं हुआ कि हम कहें कि जी कोई ग्रोथ बड़ी अच्छी हो जाएगी, हमारी जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट हमारी पॉवर्टी का कम हो जाएगी, वो तो नज़र नहीं आती। अब देखें ना महंगाई की भी बात, जो कहते हैं कि महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में कमी हुई है लेकिन महंगाई में कमी नहीं हुई। लेकिन चलें इनका एक मान भी लिया जाए कि जी सिंगल डिजिट में आ गई है, अब ये तवक्को कर रहे हैं कि अगले साल तक ये तकरीबन 5.5-6% के दरमियान रहेगी। इंटरेस्ट रेट वो कहा जा रहा है कि जी 2-2.5% और कम हो जाएंगे, उसका इफेक्ट अपनी जगह पर आएगा ओवरऑल। लेकिन ये जो ऑयल प्राइसेस हैं हम ना, इनके बढ़ने से जो है ना मामलात ख़राब होंगे। इसके लिए हुकूमत के पास कुशन कोई नहीं। बाय द वे हुकूमत ने जब बजट बनाया था ना, उस वक्त आप देख लें कि जो ऑयल प्राइसेस इन्होंने डॉलर टर्म में रखी हुई थी वो कुछ और थी। अब जब इसमें ज़रा सी भी कमी आती है वो उस तरफ नहीं जाते, वो बजट के मुताबिक देख रहे होते हैं कि हमने बजट पूरा करना है। तो मेरा ख्याल है ऊपर से जिस तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं इनकी बहुत ज़्यादा मुतालबात आ जाते हैं बीच में, फिर आप देखें मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में लोग बैठे वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं किसी को एक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो मेरा ख्याल है आपका मेरा जो है ज़्यादा मुझे नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका इफेक्ट सब लोगों पे आएगा। जी ठीक है, शाह साहब आपका इस सारे मामले पे टेक? देखिए मेरे ख्याल में इंटरनेशनल और लोकल मार्केट की बात शाम साहब और अजमत साहब ने कर दी, वो अपनी जगह पे एक इशू है। जो अहम इशू मेरी नज़र में है, मेरे ख्याल में आपने ये देखना होगा कि अगर आप रिलायंस ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर है कि जिसके ऊपर आप इंटरनेशनली उसके साथ कम्पीट करना आपके लिए मुश्किल है, लोकली आपका रुपये जब स्लाइड करता है, डॉलर्स के अंदर आप डील करते हैं, ये आपके लिए एक और तबाही का बायस बनता है। तीसरा देखिए मेरे ख्याल में जो आम चीज़ें, क्यों आप अल्टरनेट रिसोर्सेज के ऊपर क्यों नहीं जाते? आपके अपने इंडिजिनस जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं जा रहे, या उसकी एक्सप्लोरेशन के ऊपर हमारी कमी है। तीसरा अगर अहम नुकता ये कि ईरान का अरबों डॉलर्स का जो स्मगल्ड पेट्रोल है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की वो बर्बाद कर रहा है। और वही देखिए जी 50 रुपये लीटर वो पड़ रहा है और वो पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये लीटर के ऊपर उन्हीं पेट्रोल पंप्स पे बिक रहा है। अगर आप जाके चेक करें, ये बाकायदा मेरे ख्याल में ISPR ने अपनी एक ब्रीफिंग में कहा कि इस वक्त कितने ट्रिलियन डॉलर्स की एक जो स्मगलिंग हो रही है POL की साथ दूसरी चीज़ों की, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आके मजीद उसको बर्बाद करे। तो आप देखें इसमें आपका जो लोकल ऑयल डीलर है वो भी इन्वॉल्व है, आपके पेट्रोल पंप्स ओनर भी इन्वॉल्व है, और वो कौन लोग हैं? हम बार बार बात करते हैं ना, फिर बात निकल जाती है हुकूमत की नाअहली की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल में नाअहली तो है। आप इंटरनेशनल प्राइसेस को अपनी जगह पर, लेकिन उसकी जो हम अल्टरनेटली जो हमारी इकोनॉमी को हिट कर रही है वो आपकी स्मगलिंग है। तो वाई नॉट हम ईरान के साथ, अगर बेशक ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, चीज़ें हैं, जो हम पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में अब हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये देखना होगा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का फ़र्क अपनी जगह पे, पाकिस्तान की रिलायंस अपनी जगह पे, लेकिन उनको अल्टरनेट चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा देखिए
आपके बड़े शहरों के दरमियान अगर डीजल की प्राइस 3-4 रुपए बढ़ती है तो मैं एहतशाम साहब से इत्तेफाक करूंगा कि उस पर आपकी कमोडिटीज़ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। 3 रुपए की इंक्रीज़ के साथ आपका 30% 40% चीज़ों की उसमें ऑटोमेटिकली जो डीलर है, जो रिटेलर है, वो उसकी इंक्रीज़ करता है। तो आप ये बताएं, आपके बड़े शहरों के दरमियान मास ट्रांसपोर्ट का क्या जरिया है? आपकी जो ट्रांसपोर्ट गुड्स हैं, उनके ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, तो वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर अल्टरनेट थिंग? बिल्कुल ठीक है। आप एक नेटवर्क गोरे ने बनाया था, नुक्ते को आपका लाहौर से लेके कराची से आखिरी बात यानी इवन लंडी कोतल तक है, आपके ट्राइबल एरियाज को तक कवर करते हैं, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह है कि आपकी इल्म है, ट्रांसपोर्ट इन्हीं अशराफिया के हैं, बड़े लोगों के हैं, कारोबार इनका है, तो वो क्यों ऐसी चीज पे जाएंगे जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होगा, पाकिस्तानियों को फायदा। ठीक है, आपने वे बता तो दी, लेकिन मैं फिर चाहूंगी इस पे मीर साहब का भी मैं तज्जिया लूँ। मीर साहब, यही बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि हम ऑल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज हैं उन पे जा सकते हैं, और उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या रुकावटें हैं जो हम देख रहे हैं कि जो सारी सिचुएशन बनी हुई है? फिर IMF का भी एक दबाव है, वहाँ पे भी हमने देखना होता है, उसको भी देखते हुए एडजस्ट करना होता है कीमतों को। हम बेसिकली हैं पाकिस्तान में पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। हम इतने स्टूपिड एक्ट्स करते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और मुल्क का दिवालिया आपने कर दिया बिकॉज ऑफ बैड प्लानिंग एंड बैड आपके लोग के मैनेजमेंट। आपके पास अल्टरनेटिव पूरी दुनिया के अंदर देखो। फॉर एग्जांपल कराची से अगर आपने लंडी कोतल या कहीं भी आपने चीजें भेजनी है, व्हाई डोंट यू यूज द ट्रेन्स? उसकी 50 बोगी होती है, आप ट्रक भेजते हो, फ्यूल इस्तेमाल करते हो, रोडों को पोल्यूट करते हो, एंड दे डोंट रीच ऑन टाइम। आपका हर चीज ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से हो सकती है, दुनिया सारी करती है, हमने उसको डेवलप ही नहीं किया। जो अंग्रेज छोड़ गया पटरी, उसी पटरी को आपने चलाया है। ये लंडी कोतल तक जाती थी पटरी बाय द वे, और वहां आपने वो पटरी बंद हो गई। हमने क्या डेवलपमेंट किया? हमने, मुझे बताएं आप, किसी के दिमाग में है कि इस मुल्क के लिए भी कुछ सोचे? हर बंदा इंडिविजुअली अपने पैसे बनाने में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने पीछे बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो बेसिकली प्लानिंग हो सकती है। प्लानिंग आपकी थी 58 to 68 डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स जो अयूब खान के जमाने में हुई है। दैट वाज योर बेस्ट पीरियड। और अब आप मुझे बताओ कि क्या पीरियड है ये? आप एक दूसरे को गाली गलोच करने के अलावा, एक दूसरे को गंदा दिखाने के अलावा, व्हाट आर वी गेटिंग? ये पीटीआई को देख लो, गवर्नमेंट को देख लो, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अवाम भाड़ में जाए। राइट। प्लानिंग होती है सीरियसनेस के साथ, प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म सोचने के साथ। ये एहसन इकबाल, इन्होंने 25 साल का एक प्लान दिया था, को पढ़े, जबरदस्त 25 ईयर विजन दिया था, उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। हालांकि बुज़दार जो द चीफ मिनिस्टर था पंजाब का, कह रहा था कि उसने ब्रीफिंग दी कि हम जी उसको लेके आगे चल रहे हैं, बट आई डोंट सी किधर चल रहे हैं, कहाँ गए हैं वो? तो द क्वेश्चन इज कि हम अपनी अपनी वो झंडे लगाने के चक्रों में, एंड पाकिस्तान डजंट कम इन दैट, एंड दैट इज द सैड एक एलिमेंट है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी डिस्ट्रक्शन के ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपका इस हवाले से टेक आ गया। हम अपनी अगली स्टोरी की जाने देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कामयाबी के बाद तकरीबन हर मुल्क अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात का जायजा ले रहा है, और पाक अमेरिका ताल्लुकात तो हर दौर ही में हम देख रहे हैं हमारी हर हुकूमत की तरजीह भी रहे हैं और ज़रूरत भी, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और तालिबान के मसले पर। मगर अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अब कम अज़ कम अफगानिस्तान के मामले पर अमरीका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा नहीं कर सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई बड़े इकदाम किए जिनसे दुनिया में तब्दीली आई, तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत पर यकीनी असर पड़ेगा। फिर अगर चाइना अमरीका ताल्लुकात में भी सख्ती आई, तब भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि हमारी हुकूमत, जो करंट गवर्नमेंट है, वो ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती, तवानाई के शोबों समेत मुख्तलिफ शोबों में राब्तों के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे रही है। अब सवाल ये कि ट्रंप का जो दूसरा दौर है मुआशी एतबार से पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, और पाकिस्तान किस हद तक अचीव कर पाएगा, जो हम कह रहे हैं कि इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। डॉलर की कदर में इजाफा होगा या कमी होगी, क्या मामलात रहेंगे, इस पर आपका टेक लेना चाहूँगी इत्तेशाम साहब। देखिए, हम ना इस वक्त जो सूरत हाल है, 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है हल्फ उठाएंगे, और उनका पूरी दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल में इंतज़ार हो रहा है कि वो आएंगे तो उनकी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। लेकिन अब ये जो बात की जाती है कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को ज़ुकाम लग जाता है, इसकी वजह है कि उनकी रेलेवेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इस बात के कि वो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वो नहीं है, और जिस तरह चाइना इतना आगे चला गया। लेकिन बहरहाल उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में है,
और फिर ये इनका जो कहना है, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दे के आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो मिलिट्री वॉर को ख़त्म करना है, ट्रेड वॉर की तरफ मैंने जाना है। अब देखें, मिलिट्री वॉर के तो अपने नुकसानात हैं आमना, लेकिन ट्रेड वॉर के भी जो जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं वो सारी दुनिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। अभी 60% अगर वो आप देखते हैं कि वो लगाते हैं ड्यूटी चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर, उसके बाद वो कहते हैं जी 10% जो है ना मैं सब पे लगाऊंगा, इवन पाकिस्तान पे भी। तो आप पाकिस्तान के हवाले से पूछ रही हैं, देखें 40% हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो अपना जाती हैं अमेरिका में। अगर इसको 12-15% आप शामिल कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की, तो वेस्ट ऑफ अमेरिका की 50% से ज़्यादा हो जाती है। और फिर हमारा दूसरा बड़ा मुल्क है जो समझ लें अमेरिका के, जहाँ से हमारी रेमिटेंसेस आती हैं जो 30-32 बिलियन की टोटल आती हैं। तो हमारे लिए जो है ना बहुत ही डू और डाई वाला मामला हो जाएगा अगर खुदा ना खास्ता अगर वो पुरानी रविश पे रहते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने बगैर किसी प्रोवोकेशन के आए थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने हमें लाइज और डिसीट दिया, हमने पाकिस्तान को $22 बिलियन दिए थे। उसके बाद से कोई ऐसी बात नहीं हुई। अभी थ्रू आउट आप देखने अपने कैंपेन के दौरान भी पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन हमें क्योंकि छोटा मुल्क होने की वजह से, और फिर दूसरी बात है जिस तरीके से उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि जी एक जो बड़ा वाज़े तौर पे उनका स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप है, पाकिस्तान के साथ हमारी रीजनल जो है ना वो पार्टनरशिप है। उसमें भी रीजनल पार्टनरशिप में भी ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप है हमारी आमना, वो भी सिर्फ काउंटर टेररिज्म के हवाले से। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो थिंक टैंक है, फॉरेन ऑफिस है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, हमें इकोनॉमिक हमारी रिलेवेंस अमेरिका के साथ रखनी होगी। अदरवाइज़ जिस तरह जिस अंदाज से वो सोच रहा है हिंदुस्तान के हवाले से, और चाइना जो है ना उसको कंटेनमेंट पॉलिसी उसने रखनी है, तो जहाँ वो यहाँ ये बातें करेगा जी BRI को आप बंद करें या इसमें ना जाएं और ये CPEC से आप पीछे हटें, वहाँ और बातें करेगा मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, उनके जो सो कॉल्ड तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पे बात करेंगे। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जी क्या इस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, हमें अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करना है। आखिरी बात आमना ये है कि उनकी शराइत अगर खुदा न खास्ता सख्त होती हैं तो फिर देखें वो FATF का मामला फिर दोबारा निकाल सकते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक को दोबारा कहेंगे कि जी पाकिस्तान को स्वीज करना शुरू कर दें, तो हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो कैसे नज़र आएगी, वो पाकिस्तानी सियासत के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। हमारे लोग जो फॉरेन बैठे हुए वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, हमारे डिप्लोमेट्स वो क्या करते हैं और हमारा फॉरेन ऑफिस हवाले से क्या करता है, ये एक सवालिया निशान। चले चौधरी साहब, ये अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी इंतजामिया के ऊपर है कि वो किस तरह से अपनी रेलेवेंस बरकरार रखती है माशी तौर पर, और किस तरह से अपना इंटरेस्ट बना कर रखती है अमेरिका के लिए। क्या करना होगा हमें, और आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे गिवन द सर्कमस्टांसेस एंड जो अभी हमारी इंतजामिया बैठी हुई है, माशी माहिर जो बैठे हुए हुकूमत में? आशी तौर पे अगर देखें ना, हमारा दुनिया की इकोनॉमी में कोई खातिर ख्वाह जो है ना वो आउटपुट नहीं है। अलबत्ता जो है ना वो इनपुट की अगर हम बात करें तो आबादी के लिहाज से हम दुनिया का 5वां या 6ठा जो है वो बड़ा मुल्क है। तो हम लोग तो हमेशा जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर ही रहे हैं। माशी नुक्ते नज़र से देखें, टेक्निकल आस्पेक्ट से देखें, इंडस्ट्रियल आस्पेक्ट से देखें, तो हम कभी भी जो है ना इतने कंपेटिटिव नहीं रहे, ना दुनिया के लिए इतना कोई हम रेलिवेंट रहे हैं। अलबत्ता चाइना के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आफ्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मैटर्स। अगर चाइना को जो है, जैसे कि ट्रंप ने कहा है कि मैं जो है ना वो चाइना के ऊपर पाबंदियां लगाऊंगा, पाबंदियां तो नहीं लगाएंगे, ड्यूटीज वगैरह में इजाफा करेंगे, जिसके नतीजे में डेफिनेटली चाइना से जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को वो कम होंगी, यानी चाइना की अमेरिका की जो इंपोर्ट्स हैं चाइना से वो कम होगी। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं कि वो चीज़ें जो चाइना जो है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा था अमेरिका को, वो वाया पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट हो सकेंगे। तो इसको जहां एक तरफ हम इसको एज ए वीकनेस ले रहे हैं, तो इसको हमें एज ए स्ट्रेंथ भी इसको सोचना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो वर्किंग करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो ऑयल के हवाले से अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाते हैं तो अगेन जो है वो महंगाई का जो है वो तूफान आ जाएगा। नो डाउट कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मौजूदा जो रजीम है उसके अपेरेंटली ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी जो खित्ते में CPEC के हवाले से डेवलपमेंट है उसके ऊपर असरअंदाज होगा। और डॉलर के ऊपर आखिरी जो आपने बात की कि डॉलर के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रंप जो इकदाम करने जा रहे हैं उनसे लग ये रहा है कि डॉलर जो वर्ल्ड वाइड जो है वो स्ट्रांग होगा। तो नतीजतन पाकिस्तान में अगर महंगाई की पोजीशन यही रहती है, अगर चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं भी होती तो भी जो है वो डॉलर के ऊपर मैं जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा हूं। माजरत के साथ एक चीज बताइएगा, अभी आपने ऊपर जा सकते हैं आप ये जी
चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ अगर ये हाथ होता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे पास सरप्लस गुड्स है ही नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई नहीं है, फिर कम्पिटिटिवनेस हमारी रीजन के मुकाबले में कहीं भी नहीं है। इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान हमसे आगे हैं, तो हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं? अगर फर्ज कर लें कि चाइना को पीछे हटके हम क्या भेजेंगे उनको, हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? चाइना जी मैं बता रहा हूँ, टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। अब जब ड्यूटीज वगैरह बढ़ेंगी तो उससे डेफिनेटली आपको लग रहा है कि जो अमेरिका और चाइना की मसनूआत हैं वो कंपेटिटिवनेस में महंगी हो जाएंगी। तो उस हवाले से हमारी टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री है, लेदर गुड्स हैं, अपरेल्स हैं, तो इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी जो है वो अमेरिका को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो है वो उसमें खातिर ख्वाह मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इसको हमें अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए। अगर हम नहीं उठा सकते तो फिर ये हमारे एंड के ऊपर खामी है, हम इसको जो है वो समझे कि नहीं इसको अच्छे तरीके से परस्यू कर रहे हैं। आपका पॉइंट इस पे आगे हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं उन पे उसकी राय लेंगे। वेलकम बैक और हम अपने बाकी पैनलिस्ट की जानिब चलते हैं। पीजे साहब, आपकी जानिब आते हैं क्विकली। ये जो पाक अमरीका ताल्लुकात है, हम इसको इकोनॉमिकली अगर देखें उस लेंस से, तो पाकिस्तान किस हद तक फायदा उठा सकता है? देखिए, हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर है वो अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड है। अब बात आती है, हम सबसे बड़े ज्यादा एक्सपोर्ट वहां करते हैं। आप इसको और बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन आप कैसे बनाएंगे? नंबर 1, हम जहाँ मार खाते हैं ना पाकिस्तान एम्बेसीज के अंदर, आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को कमर्शियल काउंसलर्स बनाते हैं जो कि काम ही नहीं करते, जिनका काम है पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करे, पाकिस्तान के बिजनेसेस को इंट्रोड्यूस करे, इनकी मीटिंग्स वहां करवाए, वाइस वर्सा। वो आए, वो पाकिस्तान में हम जब ये इकोनॉमिक फोरम जब आप कह लो कि जो एक्सपोज करते हैं, तो उसके अंदर हम उनको इंट्रोड्यूस करें। हम तो लाते नहीं, हम तो सारे वो अफ्रीकन कंट्रीज के लेके आ जाते। आप जो आपका सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसको तो इनवाइट करो, खुल के इनवाइट करो, ये नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी जो पॉलिसी है वो आवाम नहीं होते। जो गवर्नमेंट आती है वो नया एक रेगुलेशन, रूल्स और पॉलिसीज लेकर आए, हम डेवलप नहीं करते। इसके अंदर देखो, हमेशा अगर कोई मुल्क में आगे चलना है, ये ऑपोजिशन जो होती है और गवर्नमेंट होती है मिलकर चलाते हैं, या नेशनल इंटरेस्ट, दोनों मिलते हैं। हाँ, आपके डिफरेंसेस जरूर होने चाहिए, आपका काम है ऑपोजिशन, बट नेशनल एंड अ लार्जर इंटरेस्ट हैज टू बी केटर्ड फॉर। वो हम नहीं करते, और यही वजह है कि हमारी छोटी छोटी वो सियासत के साथ हम नेशनल इंटरेस्ट को मार देते हैं। तो इसको आप ओवरकम कर लो, हमारे पास हर चीज है, वी कैन डू इट, वी हैव डन इट। तो अगर हम एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, व्हाई कांट वी डेवलप इकोनॉमिकली? चलें शाह साहब, तो ये जो चीजें, और मैं सर्टन कर रहा हूं कि प्लीज अपने ये ट्रेन सिस्टम को बेहतर बनाओ फॉर इंडस्ट्री, इसको तकड़ा करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी शाह साहब। देखिए, मेरे ख्याल में आमना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिकन के साथ कुछ चीज़ें सीधी नहीं करते, एक्सपोर्ट और बाकी तिजारत के मामलात अपनी जगह पे, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि जो अनलेफ्ट एजेंडा है अफगानिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को वो वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो हिट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ में ये होना चाहिए कि जो इनसाइड अफगानिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो इकोनॉमिक वॉर उस साइड से हो रही है, इसको टैकल करने के लिए एक बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी ये एक्सपोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें आपकी होती रहेंगी, आपकी कैपेसिटी है या आपकी कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, जो रेडिकलाइजेशन प्लान इस खित्ते के अंदर लेके आया था ना, हमें वो डी रेडिकलाइजेशन चाहिए। अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि जनाब आप जंग हमारे लिए लड़े, वॉर ऑन टेरर जीते, हम आपको ROZs देंगे, रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन, किसने दिए? आज तक नहीं मिले। दूसरी बात ये कि हमारे साथ बात करते रहे कि जनाब हम आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जोन देंगे ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए वॉर की वजह से, नहीं हुए। अब इस तमाम चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल में हमारा फोकस रहना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में, वो चाइना और अमेरिका के जो इस वक्त इंटरेस्ट है ना, उसको हम बड़े इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इकनॉमिक गेन्स के लिए भी और आपके बाकी जो है दूसरे टेरिटोरियल गेन्स के लिए भी, क्योंकि अमेरिका को एक फुट होल्ड चाहिए इसमें, और पाकिस्तान को अपना करीबी इलाज समझता है। बेशक वो BRI और CPEC के ऊपर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश
कोशिश करेगा, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कोई होमवर्क किया है कि हम इसके बदले अमेरिकन से क्या मांगेंगे? क्या वो फिर हमारे रोड यूज करेगा, हमारे रास्ते यूज करेगा, इर्द गिर्द प्रॉक्सीज बिठाएगा और हम आराम से देखते रहेंगे? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हमेशा इल प्लानिंग रही है। अब एक बात आपने बात की कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सिर्फ मेन चीज़ है हमारी। अब देखिए इस वक्त आपका जो फाटा और ट्राइबल एरियाज है और ये बेल्ट जो है, पाइन नट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन 64 बिलियन डॉलर की जो है यहाँ पे लीगल और इलीगल एक्सपोर्ट होती है। क्या अमेरिका में उसकी मांग नहीं है? आप देखिए यहाँ से हमारे जो बच्चे ऑनलाइन आपके प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का बिजनेस करें यूरोपियन ममालिक के साथ, अमेरिकन के साथ, आप इसको गवर्नमेंट की सतह पे अमेरिकन के साथ टेकअप कर सकते हैं कि ये एक नई चीज़ है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो मैंने खुद देखा, आप यकीन करेंगे कि आपकी खबर होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब के गांव में खास किस्म की घास बनती है जिससे कुछ बास्केट्स बनती है जो कि आपको टेक्सास और वर्जीनिया और आपको जाके मेरे ख्याल में कोलोराडो स्प्रिंग्स के अंदर वो होटल्स के अंदर वो टोकरियां जब मैंने देखी तो उस पर मेड इन डेरास मेरे ख्याल लिखा हुआ था। तो मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने के बहुत सारे, जैसे मीर साहब ने कहा कि आपकी प्लानिंग है, आपकी सोच है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करके प्रायोरिटीज जो है अपनी उसको सेट करना पड़ेगा। चलें ठीक है, अब एहतशाम साहब क्विकली ऐड कर लें क्योंकि वक्त की कमी है, हमने अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ना। फिर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना हम ना कि दुनिया जो है इस वक्त, सारी दुनिया जो परेशान है ना, वो है कि जो कहते हैं ना सीरियसनेस नहीं है इनके पार्ट पे, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी काबीना बनाई है। अब देख लें अनकन्वेंशनल तरीके से लोगों को लेके आए हैं, और ख़ास तौर पे इनकी आप देख लें जो एजुकेशन की भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई हैं, वो देखें वो क्या है, वो फॉर्मर रेसलर है, ये रेसलिंग के भी शौकीन है, वो रेसलिंग लड़ा करती थी, कुश्ती किया करती थी, उनको उठा के तालीम का वजीर बना दिया इन्होंने। इस तरह एनर्जी सेक्टर में जो लगाया गया, फिर रॉबर्ट कैनेडी को जिस तरह लेके आए, एलन मस्क को जो नई अपॉर्चुनिटी दी है कि आप वजीर बने। वैसे अगर हम बात करें ना, हमारा अगला टॉपिक भी उसी हवाले से, हमारे जो इस वक्त चेयरमैन हैं पीसीबी के, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं और माशाल्लाह से दोनों ही मामलात में हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने, और इसी मामले को हम आगे लेके चलते हैं। और जिस तरह से अभी जनाब चैंपियन पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके हवाले से अभी तक ये कशमकश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। इस चीज़ का अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई हमारे पास आंसर नहीं है, चूँकि एक हठधर्मी बरकरार है भारत की जानिब से, और इसके वजह से हम देख रहे हैं कि आईसीसी जो कि ज़ेरे असर है बीसीसीआई को के, और उसकी जानिब से ये कहा गया कि एक हाइब्रिड मॉडल हम पेश करते हैं जिसमें भारतीय टीम पाकिस्तान में आकर ना खेले और पाकिस्तानी टीम भारतीय जगह पर जाकर ना खेले, सरजमीन पर, एक न्यूट्रल वेन्यू की जानिब। लेकिन इंडिया में ही हम देख रहे हैं आवाज़ें उठ रही हैं जो भारतीय मोदी सरकार है उनके अगेंस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वहाँ पर रहनुमा हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि क्यों मिक्स किया जा रहा है पॉलिटिक्स के साथ स्पोर्ट को। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन जारी है, लेकिन अभी तक क्या बनेगा, एक इजलास इस हवाले से कर दिया गया है, डेडलॉक बरकरार है। बीजे मीर साहब आपकी जानिब आते हैं, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में ही हो जाएगी, और भारतीय टीम का क्या आना मुमकिन है अब जो जितनी उन्होंने इस बार हठधर्मी दिखा दी है? देखिए जी, नंबर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं हम ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं ये। जी, इसलिए मैं सबसे पहले उनका तज्जिया लूंगी इस पे। देखें, मैं सारी उम्र इंडियंस के खिलाफ उनके साथ खेलता रहा हूँ इंग्लैंड में, काउंटी क्रिकेट और लीग क्रिकेट हम इकट्ठे खेलिए, हमें कोई इशू नहीं है। नंबर वन, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इशू है वो इंडियन गवर्नमेंट का है। ये नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है और उनका जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया है। वो ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान, देखो आप क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को साइड पे रखो, बाकी भी तो वो भी तो आ रही है पाकिस्तान में। आप क्यों पॉलिटिक्स इसके अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हो कि जी हम नहीं आएंगे? चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मकसद क्या है? जो पहला वर्ल्ड कप मैंने खेला है उसके अंदर उन्होंने हमें बताया प्रूडेंशियल कि इसका मकसद ये है कि सारे मुल्क एक दूसरे से मिलके खेलें, एंड एक आप कह लो कि एक कोहेजन हो, स्पोर्टिंग कोहेजन बिटवीन द क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज। चैंपियंस ट्रॉफी का भी यही है। अब ये जो है ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्पिरिट के बाहर की बात कर रहे हैं। व्हाई शुड पाकिस्तान गो एंड प्ले? बहुत हो गई है, हम शारजा भी खेल गए, अबू धाबी भी खेल गए, दुबई भी खेल गए, इनफ इज इनफ। और दुनिया की हम देख रहे हैं बाकी टीम्स आ रही हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की जानिब से क्रिएट किया जा रहा है। नहीं जी, किसी को कोई इशू है? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है? पाकिस्तान के जो हमारी सिक्योरिटी टीम है ये गई है इंग्लैंड में आईसीसी से बात हुई है, उनके जो टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म उनकी मीटिंग हुई, उनके लोग आईसीसी के पाकिस्तान आए, इंडिया के डेलीगेशन पाकिस्तान आया,
इनको कोई इशू नहीं है। इशू है गवर्नमेंट का इशू है, और ये जो गवर्नमेंट है इट इज डिट्रीमेंटल टू द स्पोर्ट। और जैसे अभी आपने कहा है, हिंदुस्तान में आवाजें उठ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इतनी वो है, मैं आपको बता दूं कि वो लॉकडाउन ऑन मीडिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मोदी के खिलाफ बात तो करे कोई, उसको उठा के गैब कर देते हैं ये लोग। वन लाइनर। अब होगा क्या इसका मुस्तकबिल? ये इजलास तो मुलतवी हो गया, आईसीसी क्या करेगा इस पे? If India wants to come, पाकिस्तान के दरवाजे खुलें, gladly we will welcome them. If they don't want to come, so be it. फिर हम तो अपनी ट्रॉफी करेंगे, हम होस्ट हैं, and if you don't want to come and play with us and you are trying to dictate us कि उधर खेलो, I'm sorry, हमारा ऑनर है, हमारी इंटेग्रिटी है, and we are a nation. हम इनके आगे नहीं गिरेंगे, खत्म होगी बात। एग्जैक्टली पाकिस्तान को फिर इस पे अपना स्टैंड लेना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि ये इसको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और, किसी और वेन्यू पे, तो फिर पाकिस्तान बॉयकॉट कर दे इस चीज़ का। लेकिन इस अगर पाकिस्तान इन केस ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, ये सारा सिनेरियो बनता है, तो चौधरी साहब पाकिस्तान किस हद तक उसका लॉस होगा अगर ये मैचेस नहीं होते पाकिस्तान में? देखिए, फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली लॉस तो पाकिस्तान का भी होगा और इंडिया का भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया फायदे में रहेगा, और उसके बाद इसके रेसिप्रोकल इम्पैक्ट्स होंगे। कल वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा, या कोई और टूर्नामेंट्स वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो और उसमें ज्यादा जो स्टेक है, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात की जाए तो तकरीबन $3 बिलियन का इंडिया का लॉस हुआ। हालांकि वो आईसीसी को दे रहा है, चूंकि उसकी पोजीशन डिक्टेटिव टाइप की है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, क्रिकेट में आबादी भी ज़ाहिर है उनकी ज्यादा है, इसीलिए आईसीसी को फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस होने की वजह से अपने दबाव में रखता है। अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में वी यूज ए टर्म स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने डे वन से नहीं दिखाई, और हर जगह पे अपनी हिंदू और हिंदुत्व वाली पॉलिसीज को जो है वो सामने रखता है, और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। और पाकिस्तान ने जो आज स्टैंड लिया, मेरे हिसाब से ये स्टैंड जो है वो इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ताकि जो है वो अब तक बात जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है। हर जगह पे अगर इंडिया अपनी इसी तरह की हरदर्मी बरकरार रखेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो मईशत का मैदान हो, चाहे वो लिहाज से इंडिया को भी नुकसान हो रहा है अगर पाकिस्तान हर जगह पे जो वो हमें डैमेज करने की कोशिश करता है। एहतशाम साहब, प्लेयर्स जो हैं वो दे वांट टू कम, आपके जो लीडर्स हैं वहाँ के मुख्तलिफ जो अपोजिशन जमातों के, वो बोल रहे हैं इस बारे में कि मोदी सरकार को मिलना क्या है सब चीज़ों से? आपकी समझ में आ रही है ये सारी चीज़? देखिए आमना, आपने भी माशी नुकसान की बात की और चौधरी साहब ने भी किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि माशी नुकसान उनके नज़दीक कोई मैटर ही नहीं करता और हमारे नज़दीक बहुत मैटर करता है। मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। देखिए हमने एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, अब दूसरी होनी है। अब फैसला क्या होना है? ये इन प्रिंसिपल जो पीजे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि जी अगर ये अगली मीटिंग में फ़ैसला नहीं होता तो वो कहते हैं जी फिर ये फ़ैसला होगा वोटिंग के ज़रिए। देखिए वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला होगा तो एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान डिक्टेट भी करा सकता है, कराता भी है। एक ज़माना था, पीजे हमसे ज़्यादा जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ना वो डिक्टेट कराया करते थे, अब हिंदुस्तान जो है ना वो फ्रंट फुट पे है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम बड़े वीक विकेट पे हैं। ये अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप नहीं खेलते हो भाड़ में जाएं, लेकिन सवाल है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो खेलना है, लिहाजा हम किसी और वेन्यू की तरफ जाएंगे तो हम क्या उस वक्त करेंगे, ये एक मुश्किल सवाल है। शाह साहब, इंडिया के मैच पाकिस्तान से होने से पहले ही एक ये मैच भी पड़ा हुआ है ना कि अपनी मर्जी करवानी है, इसमें भी आपको विक्ट्री इंडिया की नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में, जैसे मैं मीर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आपने यू हैव पुट योर फुट डाउन, बस बात खत्म हो गई। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, वैसे भी होगा। दूसरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को तबाह करने में जितना इंडिया का हाथ है, ये मुझे बताएं कि श्रीलंकन टीम के ऊपर 90s का जो हमला हुआ उसके बाद आपकी क्रिकेट कहाँ पहुंची?
आप मेरे ख्याल में बिल्कुल तमाम दुनिया से कट के रह गए, आपके यहाँ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी ख़त्म होगी, फिर आपके यहाँ जो एक टेररिज्म का एक वेव आया उसके बाद क्या हुआ। आप मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान के ऊपर एक स्पोर्ट्स टेररिज्म भी किया जाए। और ये जो डिक्टेट करना है, मुझे ये बताया आपने खेलना है, खेले नहीं खेलना नहीं खेलना वो बात अलग है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल में अल्टरनेट के ऊपर यहाँ भी जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सारी उम्र जो है वो आपको डिक्टेट करते रहेंगे, आप उसको जो है वो सबड्यू होते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए भी नुकसानदेह। एहतशाम साहब ने कहा कि उनके प्लेयर्स महंगे बिकते हैं। देखिए टॉप के 10 प्लेयर्स में 3-4 प्लेयर्स आपके भी होते हैं, अगर 3-4 नहीं भी है तो 1-2 तो जरूर होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की अब एक पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स की रिवाइवल है, जो एक पाकिस्तान का एक कुछ कहना चाह रहे हैं फेस दुनिया को दिखाया है। आप देख रहे हैं कि हम पीसफुल कंट्री है। आप एम्बेसडर्स को देखें, देखिए अमेरिकन एम्बेसडर जी मीर साहब आता है तो मेरे ख्याल में कोई लॉ एंड ऑर्डर का तो मैं जी सिर्फ ये सारी बातें वी ऑल एग्री कि ये क्या होना चाहिए, लेकिन अभी ये जो वोटिंग की बात आई है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपने जो एमिसरीज हैं ये डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर भेजें और उनको बताएं कि हमारा क्या केस है, एंड वी हैव टू गेट देम ऑन बोर्ड कि अगर ये वोटिंग होती है तो देन एटलीस्ट वी हैव डन आवर होमवर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं तमाम कंटेस्टेंट्स का शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।